क्या हो अगर मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल आर्टिफिशियल काइजू और मॉन्स्टर वर्स का किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स एक ही बैटलफील्ड पर आमने सामने आ जाए। एक तरफ है गॉडजिला जिसने गिद्धोरा, मेगा गॉडजिला और शीमो जैसे टाइटन्स का सामना किया, और दूसरी तरफ है टॉडजिलर, एक ऐसा इंसान जिसे साइंस ने गॉडजिला जैसा लिविंग वेपन बना दिया। लेकिन क्या लेबोरेटरी में बना ये काइजू नेचर के असली अल्फा टाइटन को हरा पाएगा? आज हम दोनों ही मॉन्स्टर्स की ओरिजिन, पावर्स, एबिलिटीज और फीट्स को कंपेयर करेंगे और आखिर में जानेंगे कि इस बैटल का असली विनर कौन होगा। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और अभी तक वीडियो हाइप नहीं करा है तो वीडियो को हाइप कर दें। सबसे पहले बात करें टॉडजिलर की, तो टॉडजिलर शुरू से कोई मॉन्स्टर नहीं था। वो अमेरिका की मिलिट्री का एक हाईली ट्रेंड सोल्जर था जो हर मिशन को बिना डरे कंप्लीट करता था। लेकिन मार्वल यूनिवर्स में बार बार हल्क और जायंट मॉन्स्टर्स के अटैक देखकर अमेरिकन गवर्नमेंट को एहसास हुआ कि नॉर्मल आर्मी कभी भी इन क्रिएचर्स का सामना नहीं कर सकती। इसी वजह से एक सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसका नाम था अमेरिकन काइजू प्रोजेक्ट। सभी वैज्ञानिकों का प्लान था एक ऐसा सोल्जर बनाना जो हल्क और जायंट मॉन्स्टर्स के लेवल पर लड़ सके। इस एक्सपेरिमेंट के लिए टॉडजिलर ने खुद को वॉलंटियर किया। इसी वजह से टॉडजिलर के शरीर में सिर्फ सुपर सोल्जर सीरम ही नहीं बल्कि गामा रेडिएशन, पिम पार्टिकल्स, म्यूटेंट ग्रोथ हार्मोन और डॉक्टर कॉनोर के जेनेटिक रिसर्च को कंबाइन करके इंजेक्ट किया गया। हालांकि शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल लगा, लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद टॉड का शरीर कंट्रोल से बाहर होने लगा। उसकी हड्डियां टूटकर दोबारा बढ़ने लगी, मसल्स कई गुना बड़े होते गए और उसकी स्किन रेप्टाइल की तरह स्केल से ढक गए, और कुछ ही देर में एक नॉर्मल से इंसान की जगह एक जायंटिक काइजू ने ले ली। और इस दिन से टॉडजिलर का जन्म हुआ अमेरिकन काइजू के रूप में। इसमें सबसे खास बात यह थी कि इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद भी टॉड ने अपनी ह्यूमैनिटी नहीं खोई। वो अब भी सोच सकता था, ऑर्डर फॉलो कर सकता था और ह्यूमैनिटी की रक्षा करना चाहता था। अब अगर बात करें टॉडजिलर के पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में, तो टॉडजिलर की सबसे बड़ी ताकत उसकी इनक्रेडिबल फिजिकल स्ट्रेंथ है। उसने अपनी रो पावर से हल्क लेवल के ओपोनेंट को चैलेंज कर दिया और अपनी इमेंस साइज की वजह से टैंक और मिलिट्री व्हीकल्स को आसानी से कुचल दिया। उसकी स्किन इतनी टफ है कि मिसाइल्स और हैवी एक्सप्लोजन भी आसानी से नुकसान नहीं पहुंचा पाते। इसके अलावा उसकी हीलिंग एबिलिटी भी काफी पावरफुल हो गई, जिस वजह से बैटल के दौरान हुई इंजरीज से वो काफी जल्दी रिकवर कर जाता। टॉड के पास सिर्फ ब्रूट फोर्स ही नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस भी है, क्योंकि वो पहले एक एलीट सोल्जर था, इसलिए वो स्ट्रेटजी और टीम वर्क को भी समझ पाता है, जो उसे आम काइजू से काफी अलग बनाती है। इसके अलावा टॉडजिलर के पास कई सारे एबिलिटीज हैं, जैसे कि इसकी पहली एबिलिटी है मॉर्फिंग। जिलर एक बहुत बड़े गॉडजिला जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर में बदल सकता है। उसके सर और बॉडी के स्केल्स पर अमेरिकन फ्लैग जैसे पैटर्न बने होते हैं। उसकी दूसरी एबिलिटी है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी। काइजू रूप में उसके पास इमेंस ताकत होती है। वो बाहरी मिलिट्री वेपन्स का असर काफी आसानी से झेल सकता है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को आराम से तोड़ सकता है। इसकी तीसरी एबिलिटी है रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर। वो किसी भी बड़े शारीरिक नुकसान से बहुत ही जल्दी उभर जाता है। हालांकि ह्यूमन फॉर्म में हीलिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन मॉन्स्टर फॉर्म में ये काफी जल्दी हील हो जाता है। मॉन्स्टर फॉर्म में इसके पास भी प्रीहेंसाइल टेल और क्लोज आ जाते हैं, जिसकी मदद से ये बड़े से बड़े दीवारों को तोड़ सकते हैं और स्टील तक को भी चीर सकते हैं। हालांकि टॉड की कमजोरियां भी हैं, और उसकी सबसे बड़ी कमजोरी उसकी क्रिएशन ही है। वो एक नेचुरल क्रिएचर नहीं है बल्कि लेबोरेटरी में बनाया गया आर्टिफिशियल काइजू है, इसलिए उसकी पावर काफी हद तक एक्सपेरिमेंटल सीरम पर डिपेंड करती है, और उसके पास गॉडजिला की तरह मिलियंस ऑफ ईयर का कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी नहीं है। साथ ही टॉड पर अगर बहुत ज्यादा मात्रा में गामा रेडिएशन की बौछार की जाए तो वो तुरंत ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है, और मॉन्स्टर फॉर्म में इसका दिमाग भी उतने अच्छे से काम नहीं कर पाता, क्योंकि उस अवस्था में ये हर वक्त गुस्से में रहता है। पर क्या इतने शक्तियों के बावजूद भी आर्टिफिशियल टॉडजिलर हरा पाएगा नेचर के रखवाले गॉडजिला को? क्योंकि बात करें गॉडजिला की, तो जब इंसानों ने पहली बार गॉडजिला को देखा कि यह केवल विशाल दानव है, लेकिन मोनार्क की पुरानी फाइलें कुछ और ही कहानी बताती थी। गॉडजिला कोई साधारण टाइटन नहीं था, वह उन प्राचीन जीवों में से था जो इंसानों के जन्म से भी लाखों साल पहले से पृथ्वी पर मौजूद थे। उस समय धरती अलग थी, महासागर ज्यादा गहरे थे
विकिरण यानी रेडिएशन पूरे पृथ्वी में फैली हुई थी और हॉलो अर्थ ऊर्जा का मुख्य स्रोत था। उसी दौर में जन्म हुआ गॉडजिला प्रजाति का। यह जीव पृथ्वी के संतुलन को बनाए रखने के लिए बने थे। जब कोई टाइटन जरूरत से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता, जब कोई जीव प्रकृति के नियम तोड़ने लगता, तब गॉडजिला जैसे टाइटन्स उसे रोकते थे। इसी कारण मोनार्क उसे किंग ऑफ द मॉन्स्टर और बैलेंस कीपर कहते हैं। बहुत लोगों को लगता है कि गॉडजिला अकेला है, लेकिन सच्चाई यह है कि वह पूरी प्रजाति का हिस्सा था। प्राचीन समय में गॉडजिला जैसे टाइटन्स मौजूद थे, लेकिन समय के साथ युद्ध हुए, म्यूटोज ने हमला किया और कई टाइटन्स खत्म हो गए और आखिर में केवल एक बचा, वही हमारा गॉडजिला। इसीलिए उसके अंदर केवल ताकत नहीं बल्कि करोड़ों सालों का अनुभव भी है। बात करें गॉडजिला के बॉडी स्ट्रक्चर की, तो यह चलता फिरता एटॉमिक माउंटेन है। गॉडजिला का शरीर किसी सामान्य जीव की तरह नहीं है, उसकी पूरी बनावट युद्ध के लिए ही बनी हुई है। मॉन्स्टर वर्स में गॉडजिला लगभग 400 फीट जितना ऊंचा है। उसका वजन लाखों टन के आसपास माना जाता है और जब यह चलता है तो जमीन हिलने लगती है। उसके कदमों से इमारतें टूटने लगते हैं। गॉडजिला की त्वचा बेहद मोटी और कठोर है। यह सामान्य गोलियों, मिसाइलों और विस्फोटों को आसानी से झेल सकती है। उसकी चमड़ी पर मौजूद खुरदरे हिस्से उसे और भी मजबूत बनाते हैं। यही कारण है कि सेना के हथियार अक्सर उस पर बेअसर दिखलाई पड़ते हैं। इसके पीठ पर लगे विशाल प्लेट्स उसकी पहचान है। ये प्लेट्स केवल सजावट के लिए नहीं, असल में ये उसकी ऊर्जा को जमा और नियंत्रित करते हैं। जब गॉडजिला अपनी परमाणु शक्ति इस्तेमाल करने वाला होता है तो ये डोर्सल प्लेट्स चमक उठते हैं और ये चमक इस बात की तरफ संकेत करता है कि विनाश आने वाला है। गॉडजिला की पूंछ उसकी सबसे खतरनाक शारीरिक ताकतों में से एक है। उसकी पूंछ विशाल इमारतों को गिरा सकती है, दूसरे टाइटन्स को हवा में फेंक सकती है और एक ही वार में युद्ध का रुख बदल सकती है। यहाँ तक कि कॉन्ग जैसे ताकतवर टाइटन को भी उसकी पूंछ के वार का बुरा असर हुआ था। और बात करें उसके पंजे और जबड़ों की, तो उसके पंजे बेहद ही मजबूत होते हैं, लेकिन उसका असली डर इसके जबड़ों में छिपा है। गॉडजिला अपने दुश्मन को पकड़कर कुचल सकता है। गॉडजिला के काटने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि कई टाइटन्स उसके मुंह में फंसने के बाद खुद को नहीं बचा पाएंगे। गॉडजिला कभी भी बिना कारणों के किसी पर हमला नहीं करता। यह बात मोनार्क ने कई बार साबित की है। यह केवल तब सामने आता है जब पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगता है। इसी वजह से जब म्यूटोस जागे तो उन्होंने पृथ्वी के लिए खतरा पैदा कर दिया, लेकिन गॉडजिला सामने आया। उसने शहरों की परवाह नहीं की, उसे केवल संतुलन चाहिए था और आखिर में उसने म्यूटोस को खत्म कर दिया। फिर इंसानों ने गॉडजिला के लिए एक नई मुसीबत निकाल दी, किंग गिदोरा, एक ऐसा टाइटन जो पृथ्वी का था ही नहीं। वो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से बदलना चाहता था। तूफान, बिजली, विनाश, हर जगह केवल तबाही ही चाहता था। लेकिन गॉडजिला पीछे नहीं हटा, उसने गिदोरा से लड़ाई करी। यहाँ तक कि किंग गिदोरा ने उसे बुरी तरीके से पीटा, लेकिन वह फिर उठा, फिर खड़ा हुआ और आखिर में उसने बर्निंग फॉर्म में आकर गिदोरा नामक संकट को मिटा दिया। यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने गॉडजिला को असली राजा माना। और गॉडजिला तथा कॉन्ग के बीच की लड़ाई को कौन भूल सकता है। गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई केवल ताकत की लड़ाई नहीं थी, यह अल्फा टाइटन्स की टक्कर थी। दोनों शक्तिशाली थे, दोनों जिद्दी थे, लेकिन गॉडजिला का अनुभव और परमाणु शक्ति ज्यादा भारी पड़ी। हालांकि बाद में दोनों ने मिलकर मेगा गॉडजिला का सामना किया। यही दिखाता है कि गॉडजिला केवल विनाश नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर सहयोग भी कर सकता है। और यही सहयोग तब देखने को मिली जब स्कार नामक राक्षस ने धरती पर खतरा पैदा किया। तब भी कॉन्ग की सहायता करके इसने धरती को एक बार फिर स्कार नामक खतरे से बचाया। बात करें गॉडजिला के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो इसमें शामिल है इसका एटॉमिक ब्रीथ। यह गॉडजिला का सिग्नेचर अटैक है। इसके शरीर में मौजूद परमाणु ऊर्जा इसके मुंह से एक नीली किरण के रूप में निकलती है, लेकिन यह कोई सामान्य आग नहीं, यह शुद्ध विनाश है। यह इमारतों को पिघला सकती है, टाइटन्स को घायल कर सकती है और धरती के अंदर तक रास्ता बना सकती है। गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में उसने हॉलो अर्थ तक सुरंग बना दी, जो इसके शक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण था। इसकी दूसरी एबिलिटी है न्यूक्लियर पल्स। जब गॉडजिला अपनी ऊर्जा को शरीर से बाहर छोड़ता है तो एक ऐसा विस्फोट पैदा होता है
जिसे न्यूक्लियर पल्स कहा जाता है। बर्निंग गॉडजिला रूप में यह शक्ति इतनी भयानक थी कि गिद्धोरा का शरीर जल उठता है और वो वहीं मारा जाता है। गॉडजिला के पास कमाल की रीजनरेशन एबिलिटी पाई जाती है। इसी वजह से गॉडजिला घायल होने के बाद भी वापस ठीक हो जाता है। रेडिएशन उसकी ऊर्जा है, जितनी ज्यादा रेडिएशन उतना ज्यादा शक्तिशाली गॉडजिला होता है। इसी कारण परमाणु ऊर्जा उसे कमजोर नहीं करती बल्कि उसे और मजबूत बनाती है। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी का कोई जवाब नहीं। गॉडजिला की ड्यूरेबिलिटी लगभग अविश्वसनीय मानी जाती है। उसने मिसाइलें झेली, परमाणु विस्फोट झेले, कई टाइटन्स के हमले झेले और फिर भी लड़ता रहा। यानी दोनों को ध्यान से देखा जाए तो दोनों के पास ही अपनी अपनी यूनिक एबिलिटीज है। एक तरफ जहां जिलर के पास ट्रांसफॉर्मेशन की पावर है, वहीं गॉडजिला को ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वो नेचर की वो शक्ति है जिसे मिटा पाना हर किसी के बस की बात नहीं। हालांकि ये बैटल सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ तक सीमित होती है तो टॉड जिलर गॉडजिला को अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। उसकी मिलिट्री ट्रेनिंग और आर्टिफिशियल काइजू फिजियोलॉजी उसे एक डेंजरस ओपोनेंट बना सकती है। लेकिन जब बात आती है ओवरऑल पावर, ड्यूरेबिलिटी, एनर्जी अटैक्स और कॉम्बैट एक्सपीरियंस की, तो गॉडजिला का लेवल टॉड जिलर से काफी ऊपर चला जाता है। टॉड जिलर शुरुआत में गॉडजिला को सरप्राइज कर सकता है और कुछ पावरफुल अटैक्स भी लैंड कर सकता है, लेकिन जैसे जैसे बैटल लंबी खिंचती जाएगी गॉडजिला का एक्सपीरियंस और एटॉमिक ब्रीथ उस पर भारी पड़ने लगेगा। इसलिए इस बैटल का विनर होगा नेचर का रखवाला गॉडजिला। हालांकि टॉड जिलर भी एक इंप्रेसिव आर्टिफिशियल काइजू जरूर है, लेकिन किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स को हराने के लिए सिर्फ स्ट्रेंथ काफी मायने नहीं होती। उसके लिए चाहिए वो पावर और एक्सपीरियंस जो गॉडजिला ने लाखों सालों की लड़ाई से हासिल करी है। खैर, इस पर आपकी राय अलग हो सकती है, जिसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियोस में।